नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी ब पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित समास विषय का अध्ययन करेंगे। समास, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात छोटा करना। समास शब्द संस्कृत की अस धातु से बना है। इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग में अस धातु जोड़ने पर समास शब्द बना है। सम का अर्थ है संयोग और अस का अर्थ है होना। संयोग होने की स्थिति में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्द और पद से आप पूर्व परिचित हैं। पद किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। जैसे मोहन शब्द है और हम कहें मोहन बाजार जाता है, तो वाक्य के अंतर्गत मोहन शब्द जो प्रयोग हुआ है उसे पद कहा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रस से भरा, यहाँ तीन शब्द हैं, रस, से और भरा। इन तीनों को जोड़कर एक नया शब्द बनकर आ रहा है, रस भरा। यही प्रक्रिया समास कहलाती है और इस प्रकार बना ये रस भरा शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ऐसे ही देखिए आनंद में मग्न, आनंद मग्न। यहाँ प्रयुक्त आनंद मग्न शब्द समास की प्रक्रिया द्वारा बना एक नया शब्द है और इस प्रकार आनंद मग्न शब्द यहाँ समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। आगे देखते हैं, जिन दो पदों के मेल से समस्त पद बना हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ दो पदों का मेल हो रहा है। जैसे राजपुत्र, यहाँ राज और पुत्र ये दो पद हैं। अब जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना हो, उसके पहले पद को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे राज, यहाँ प्रयुक्त राज शब्द पूर्व पद कहलाएगा और पुत्र उत्तर पद। इसी प्रकार माखन चोर शब्द में माखन पूर्व पद है और चोर उत्तर पद। पूर्व का मतलब पहले वाला और उत्तर का मतलब दूसरा बाद वाला, पूर्व पद और उत्तर पद। इस प्रकार समस्त पद के दो भेद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। आइए अब हम जानते हैं समास विग्रह के लिए। समास विग्रह, समास संयुक्त करने की प्रक्रिया हो रही है, उसका संक्षेपीकरण किया जा रहा है, शब्दों को जोड़ा जा रहा है। और समास विग्रह का अर्थ है समास की प्रक्रिया से जिन नए शब्दों का निर्माण हो रहा है उसको अलग करना। विग्रह का अर्थ है अलग करना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद में शब्द है सुख प्राप्त, यहाँ सुख प्राप्त समस्त पद का विग्रह हो रहा है सुख को प्राप्त। प्रयोगशाला समास की प्रक्रिया द्वारा बना शब्द है, समस्त पद है और इसका विग्रह करने पर होगा प्रयोग के लिए शाला। इसी प्रकार देशभक्ति समस्त पद का विग्रह करने पर समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। समस्त पद गुणहीन का विग्रह करने पर शब्द बनेगा गुण से हीन। इस प्रकार हमने देखा समास है शब्दों को संक्षेप में इकट्ठा करना और समास विग्रह है समस्त पद के शब्द को अलग करके लिखना।
आइए अब हम समास के भेदों के विषय में जानते हैं। समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले जानते हैं तत्पुरुष समास के विषय में। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद अर्थात बाद वाला दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप हो जाना मतलब गायब हो जाना, हट जाना, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। यहाँ माखन को चुराने वाला पूर्व पद माखन है और उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसका लोप हो जाएगा। माखन चोर बनने में इस को विभक्ति का लोप हो जाएगा तो शब्द बनेगा माखन चोर। तत्पुरुष समास में एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। कारक जिससे आप पूर्व परिचित हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इसमें काके की, में पर, से, के लिए इत्यादि विभक्ति चिन्ह हैं। तो कारक के विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग होता है और कर्ता और संबोधन के अतिरिक्त अन्य सभी कारक यहाँ तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला कर्म तत्पुरुष, जहाँ को विभक्ति का लोप हो। इसमें समस्त पद और विग्रह रूप देखते हैं। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, समस्त पद बनने में को विभक्ति का लोप हो गया और विग्रह करने पर को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ग्रामगत, ग्रामगत समस्त पद है, इसका विग्रह करने पर होगा ग्राम को गया हुआ, और विग्रह रूप यदि दिया है और उसका समस्त पद बनाया जा रहा है तो उस को विभक्ति का यहाँ लोप हो जाएगा। को विभक्ति यहाँ पर लुप्त हो जाएगी यदि हम इसका समस्त पद बनाएंगे। इसी प्रकार सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत, आगत अर्थात आया हुआ, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, देशगत, देश को गया हुआ, गृहगत, गृह को गत अर्थात गया हुआ, गृह घर, घर को गया हुआ, गृह को गत, विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त, विदेशगत, विदेश को गत या गया हुआ। आगे देखते हैं करण तत्पुरुष। करण जिसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उस संबंध में करण कारक का प्रयोग होता है, जहां से और के द्वारा विभक्ति प्रयोग होती है, और करण तत्पुरुष समास में के द्वारा या से विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात समस्त पद बनाने की प्रक्रिया में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो उसमें से या के द्वारा का प्रयोग होगा। जैसे समस्त पद है तुलसी कृत, और विग्रह करने पर रूप होगा तुलसी द्वारा कृत। हस्त लिखित, हाथ से लिखी या हस्त से लिखित। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। मन गढ़ंत, मन द्वारा गढ़ा। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। मन चाहा, मन से चाहा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भयाकुल, भय से आकुल। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ज्ञानार्जित, ज्ञान से अर्जित। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ से और के द्वारा विभक्ति का
लोप हो गया जब हमने समस्त पद की प्रक्रिया द्वारा समास का निर्माण किया, समस्त पद बनाया समास प्रक्रिया द्वारा, और विग्रह करने पर इनमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है, से और के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। अगला समास हम देखते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही भेद है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग होता है यदि हम उसका विग्रह करते हैं, और समस्त पद निर्माण की प्रक्रिया में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष जहाँ के लिए विभक्ति का लोप हो। समस्त पद और विग्रह रूप इसका देखते हैं। समस्त पद है मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। हम देख रहे हैं कि यहाँ मार्ग व्यय समस्त पद का विग्रह करने पर रूप हो रहा है मार्ग के लिए व्यय, और यदि विग्रह रूप हमें दिया है और हमें समस्त पद निर्माण करना है तो रूप होगा मार्ग व्यय। इसी प्रकार दान पात्र समस्त पद का विग्रह होगा दान के लिए पात्र। डाक गाड़ी समस्त पद का विग्रह है डाक के लिए गाड़ी। रसोई घर समस्त पद का विग्रह है रसोई के लिए घर। देश प्रेम समस्त पद का विग्रह है देश के लिए प्रेम। स्नान घर समस्त पद का विग्रह है स्नान के लिए घर। मालगाड़ी समस्त पद का विग्रह है माल के लिए गाड़ी। बस टिकट समस्त पद का विग्रह है बस के लिए टिकट। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग विग्रह करने पर किया जा रहा है, और यदि हम इसका समस्त पद निर्माण कर रहे हैं तब इसके लिए का लोप हो जाएगा। आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से यहाँ पर प्रयुक्त होगा यदि हम इसका विग्रह करेंगे, और समस्त पद निर्माण करने पर इस से का लोप हो जाएगा, जहाँ से अलग होने के भाव में विभक्ति का प्रयोग हुआ। करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और अपादान तत्पुरुष में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। करण तत्पुरुष में प्रयुक्त से द्वारा के लिए प्रयोग हो रहा है, जैसे हाथ से लिखी। हाथ से लिखी समस्त पद के विग्रह रूप में हम देख रहे हैं कि ये हाथ द्वारा लिखने का संकेत यहाँ पर प्रदान कर रहा है, हाथ से लिखा गया है। और अपादान तत्पुरुष में अंतर यह है कि यहाँ अलग होने का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जैसे हृदयहीन हृदय से हीन, गुणहीन गुण से हीन, जिसमें वो नहीं है उससे अलग है, गुणों से अलग होने का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से विभक्ति दोनों समास में प्रयुक्त होते हुए भी अलग अलग संकेत निर्देशित करती है। हृदयहीन हृदय से हीन, कर्महीन कर्म से हीन, गुणहीन गुण से हीन, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, प्रदूषण रहित प्रदूषण से रहित, जीवन मुक्त समस्त पद का विग्रह है जीवन से मुक्त, कर्तव्य मुक्त समस्त पद का विग्रह है कर्तव्य से मुक्त, धनहीन धन से हीन, संस्कारहीन संस्कार से हीन। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ विग्रह रूप प्रदर्शित करने पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, और यदि हम इसका समस्त पद बना रहे हैं तो इस से का लोप हो रहा है। आइए अगला तत्पुरुष समास का भेद जानते हैं। संबंध तत्पुरुष। संबंध जो किसी के साथ रिलेशन, एक संबंध स्थापित कर रहा है। यहाँ का के की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग यदि हम उसका विग्रह कर रहे हैं तब प्रयोग होगा, और यदि हम उसका समस्त पद बना रहे हैं तो काके की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। जैसे समस्त पद है राजकुमार
और इसका विग्रह रूप है राजा का कुमार। राजपुत्र समस्त पद का विग्रह है राजा का पुत्र। गंगा जल समस्त पद का विग्रह है गंगा का जल। देशवासी समस्त पद का विग्रह है देश का वासी। भारतेंदु भारत का इंदु। उद्योगपति उद्योग का पति। मातृभक्त मातृ यानी माता माँ का भक्त। प्रजापति प्रजा का पति। दशरथ पुत्र दशरथ का पुत्र। जीवन साथी जीवन का साथी। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ इन उदाहरणों में का विभक्ति का प्रयोग विग्रह करने पर हुआ है और यदि इनका समस्त पद बनाया गया है तो इसका विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। आइए जानते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जहां अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर, तो वहां जहां में और पर विभक्ति का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जिसका समस्त पद और विग्रह रूप हम जानते हैं रथारूढ़ यानी रथ पर आरूढ़। आप बीती आप पर बीती। घुड़सवार घोड़े पर सवार। स्कूटर सवार स्कूटर पर सवार। शरणागत शरण में आगत। रसमग्न रस में मग्न। सिर दर्द सिर में दर्द। ध्यान मग्न समस्त पद का विग्रह है ध्यान में मग्न। पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। दानवीर समस्त पद का विग्रह होगा दान में वीर। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ में और पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है जब हमने इसका विग्रह रूप किया, और यदि हमें समस्त पद बनाना है तो में और पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं समास के एक अन्य भेद कर्मधारय समास के विषय में। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद अर्थात दूसरा पद, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान क्या है आइए देखते हैं। विशेषण से आप पूर्व परिचित हैं। विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे काला घोड़ा, यहाँ काला शब्द विशेषण है और घोड़ा विशेष्य। इसी प्रकार सुंदर लड़की, यहाँ सुंदर विशेषण है और लड़की विशेष्य। उपमेय उपमान के विषय में जानते हैं। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है या समानता बताई जाती है, एक जैसा बताया जा रहा है, उस स्थिति में उपमेय होगा। उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना बताई जाती है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, इस काव्य पंक्ति में फूल उपमान है और बच्ची उपमेय है। मृग के समान लोचन, यहाँ मृग उपमान है और लोचन उपमेय है। विद्या रूपी धन अर्थात विद्या के समान धन, यहाँ विद्या उपमान है और धन उपमेय है। इस प्रकार आपने देखा कि जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध है वहां पर कर्मधारय समास होगा और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। आइए देखते हैं इसके समस्त पद और विग्रह रूप को। भला मानस, समस्त पद है भला मानस
और इसका विग्रह रूप होगा भला है जो मानस। इसका विग्रह करते समय कर्मधारय समास के समस्त पद का विग्रह करते समय है जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो। है जो शब्दों का प्रयोग होगा जब हम कर्मधारय समास के समस्त पद का विग्रह करेंगे। भला मानस, भला है जो मानस। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा या दुर है जो आत्मा। अधपका, आधा है जो पका। पीतांबर, पीत यानी पीला है जो अंबर। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, अंबर कपड़े के लिए प्रयुक्त हुआ है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महात्मा, महान है जो आत्मा। महाजन, महान है जो जन। इस प्रकार आपने देखा कि समस्त पद का विग्रह करने पर है जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और इसी यदि विग्रह रूप दिया है और इसमें आपको समस्त पद का निर्माण करना है तो ये है जो का लोप हो जाएगा और पूर्व पद और उत्तर पद जुड़कर समस्त पद की प्रक्रिया द्वारा एक नया शब्द निर्माण कर देंगे। अब उपमान और उपमेय जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा था, उपमेय जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची में उपमान है फूल और बच्ची है उपमेय, इसी प्रकार यहाँ उपमान और उपमेय कर्मधारय समास का प्रयोग हो रहा है। देखिए, स्त्री रत्न, समस्त पद का विग्रह होगा स्त्री रूपी रत्न। संसार सागर, संसार रूपी सागर। देह लता, देह रूपी लता। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल, फूल सा कोमल, कुसुम कोमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। मृग लोचन, समस्त पद का विग्रह होगा मृग के समान लोचन। कनक लता, कनक के समान लता, सोने के समान लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। नर सिंह, नर रूपी सिंह। कर्मधारय समास के विशेषण विशेष्य कर्मधारय और उपमान उपमेय कर्मधारय में क्या अंतर है? देखिए, हमने यहाँ जो विग्रह किया था वो है जो शब्दों का प्रयोग करते हुए किया था, और उपमान उपमेय कर्मधारय में जो विग्रह रूप सामने आ रहा है वह रूपी और सा शब्दों के प्रयोग द्वारा किया गया है। के समान, रूपी या सा शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होगा। इस प्रकार ये विग्रह रूप होगा और इसका समस्त पद बनाते समय इन शब्दों का लोप हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं समास के अन्य भेद पर। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्या, गिनती, काउंटिंग, जहां संख्या की बात हो रही है, काउंटेबल नंबर की बात हो रही है, तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध करा रहा है। समस्त पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर जब समस्त पद बन रहा है तो वो समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध करा रहा है, किसी समाहार का, एक ग्रुप का बोध करा रहा है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार, समस्त पद के लिए लिया गया शब्द है यहाँ त्रिफला, और इसका विग्रह करने पर रूप होगा तीन फलों का समाहार। चार पाई, समस्त पद का विग्रह है चार पैरों का समाहार। सप्ताह, समस्त पद का विग्रह है 7 दिनों का समाहार। चौराहा, समस्त पद का विग्रह है 4 राहों का समाहार। राह, रास्ता, 4 रास्ते जहां एकत्रित हो रहे हैं, चौराहा। चतुर्मुख, 4 मुखों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, जहां 2 पहर मिल रहे हैं। प्रातःकाल और दोपहर का समय जो शुरू हो रहा है, 2 पहर मिल रहे हैं।
नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। सत सई, 700 दोहों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों अर्थात लोकों का समाहार। दो राहा, 2 राहों का समाहार। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर समस्त पद का विग्रह करते समय समाहार शब्द का प्रयोग किया गया है और इन सभी समस्त पद और विग्रह में इनका पूर्व पद आप देख सकते हैं कि ये संख्यावाची है, जैसे त्रि, 4, सप्त, चौ, चतुर, 2, नव, सत, त्रि, 2। इस प्रकार ये संख्या का बोध करा रहे हैं। ये शब्द पहचान है कि ये द्विगु समास है, संख्यावाची शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। आइए चर्चा करते हैं अव्ययी भाव समास के विषय में। इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय, अ जमा व्यय। अव्यय क्या है? अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। व्यय का अर्थ है खर्च और इसमें अ उपसर्ग जोड़ने पर शब्द बना अव्यय, यानी कि जिसमें कोई खर्च ना हो, खर्च के बिना। इसी प्रकार विकार में अ जुड़ने पर बना अविकार। अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द चाहे हम किसी भी लिंग वचन कारक के साथ प्रयोग करें, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। रमा धीरे धीरे चलती है या राम धीरे धीरे चलता है, इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस कारण से धीरे धीरे शब्द यहाँ अव्यय या अविकारी है। तो अविकारी या अव्यय शब्द जहाँ है तो इस समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होगा, जिसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई बदलाव नहीं आएगा और वही पद प्रधान होगा, मुख्य पद होगा, मेन होगा। तो समस्त पद भी अव्यय की तरह कार्य करेगा। जब पूर्व पद और उत्तर पद जुड़कर समस्त पद बनाएंगे तो इसमें समस्त पद भी एक अव्यय के रूप में ही कार्य करेगा, अर्थात लिंग वचन कारक के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं और पुनरुक्ति होने पर भी अव्ययी भाव माना जाता है। पुनरुक्ति अर्थात पुनः उक्ति, दोबारा से उस शब्द का बोला जाना। आइए उदाहरण देखते हैं। समस्त पद और विग्रह रूप में आ जन्म, समस्त पद का विग्रह है जन्म भर। दिनों दिन, यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है। दिन दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन में, इसका विग्रह रूप होगा दिन ही दिन में। निसंदेह, संदेह के बिना। निडर, डर रहित। यथा संभव, जैसा संभव हो। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथोचित, जितना उचित हो। प्रतिदिन, दिन दिन। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। आमरण, मरण तक। इस प्रकार जो विग्रह रूप हुआ वो अलग अलग प्रकार से सामने आ रहा है, जैसे जन्म भर, दिन ही दिन में, संदेह के बिना, डर रहित, जैसा संभव हो। तो इसमें एक जैसा रूप इसका नहीं बनेगा विग्रह रूप, और समस्त पद एक अव्यय की भांति कार्य करेगा। आइए अब चर्चा करते हैं समास के 5वें भेद द्वंद्व समास के विषय में। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो, और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और, तथा, एवं, या जैसे शब्दों का प्रयोग हो। योजक क्या है? ये जो चिन्ह बीच में लगा है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो योजक के स्थान पर और, तथा, एवं, या जैसे शब्दों का प्रयोग हो वे द्वंद्व समास कहलाता है।
कभी कभी योजक चिन्ह का लोप भी हो जाता है। ऐसी भी स्थिति होती है कि जो योजक चिन्ह है उसका लोप हो जाए। जैसे लाभालाभ में आप देख सकते हैं, लाभालाभ, यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु यह स्थिति भी द्वंद्व समास की ही है। अब द्वंद्व क्या है? द्वंद्व अर्थात दो वस्तुओं का युग्म, युग्म जोड़ा, दो वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा द्वंद्व कहलाता है। और ऐसी स्थिति में जब दोनों पद प्रधान होते हैं, इस जोड़े में दोनों पद प्रधान हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो और विग्रह करने पर हम प्रयोग करेंगे और, तथा, एवं, या, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं। इसका समस्त पद है माता पिता और विग्रह करने पर रूप होगा माता और पिता। लाभालाभ विग्रह करने पर रूप है लाभ और अलाभ। सत्यासत्य, सत्य और असत्य। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। भला बुरा, भला या बुरा। खरा खोटा, खरा या खोटा। दाल चावल, दाल और चावल। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इस प्रकार हमने देखा कि ये दोनों पद बराबरी की ओर संकेत कर रहे हैं, एक जैसे महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार यहाँ द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में न पूर्व पद अर्थात पहला पद और न ही दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो, अपितु समस्त पद के रूप में किसी अन्य पद की प्रधानता हो। यानी कि पहला पद और दूसरा पद मिलने पर भी जब समस्त पद बन रहा है तो वो समस्त पद उन दोनों पदों के विषय में ना होकर किसी अन्य के लिए बात कर रहा हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। और इसकी पहचान है कि इसके विग्रह के अंत में वाला, जिसे, जिसका आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे दशानन, दश हैं आनन जिसके अर्थात रावण। आनन अर्थात मुख। 10 हैं आनन जिसके, यहाँ 10 के लिए प्रयुक्त हुआ है, आनन मुख के लिए। अब 10 मुख की बात ना होकर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ रावण के विषय में। तो समस्त पद बनने पर दशानन जो समस्त पद है वो उसका हम विग्रह करके देख रहे हैं, वहाँ प्रधानता उस 10 मुख की ना होकर रावण की विशेषता बताई जा रही है, रावण के विषय में बताया जा रहा है। तो ये प्रधानता यहाँ रावण की दिखाई जा रही है। इसी प्रकार गजानन, गज के समान आनन वाला, गज अर्थात हाथी। हम हाथी के समान आनन वाला, मुख वाला अर्थात गणेश, गणेश की बात हो रही है। यहाँ प्रधानता के रूप में गणेश है। गज हाथी और आनन मुख की बात ना होकर, तो पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर यहाँ पर किसी समस्त पद किसी अन्य पद के लिए प्रधान हो रहा है। इसी प्रकार देखते हैं अंशुमाली। अंशु यानी किरणें, किरणें हैं मालाएं जिसकी अर्थात सूर्य। चार पाई, चार हैं पाए जिसके अर्थात चार पाई। अब चार पाए मेज के भी होते हैं, लेकिन उसे हम चार पाई नहीं कहते, वो किसी विशेष के लिए प्रधान हो चुका है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तिरंगा, 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज। भारत के राष्ट्र ध्वज के लिए तिरंगा शब्द प्रयोग हो रहा है, ना कि कहीं पर भी 3 रंग हैं तो उसे हम तिरंगा ना कहकर एक विशेष के लिए वो प्रयोग किया जा रहा है। पीतांबर, पीत हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। पीत अर्थात पीला,
पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की प्रधानता यहाँ बताई जा रही है। मृग लोचन, मृग जैसे लोचन हैं जिसके, मृग अर्थात हिरण, हिरण जैसी आंखें हैं जिसकी, अर्थात स्त्री विशेष, विशेष स्त्री की बात हो रही है। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, अर्थात व्यक्ति विशेष के विषय में चर्चा की जा रही है। इस प्रकार ये बहुव्रीहि समास है। अक्सर एक समस्या सामने आती है संधि और समास को लेकर कि बच्चों के मन में मिथ्या धारणा बनती है कि संधि और समास एक ही प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों में योग हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो क्या अंतर है संधि और समास में, आइए जानते हैं। संधि में निकटतम वर्णों का मेल होता है। संधि वर्णों के मेल से बनती है। और समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। तो समास शब्दों का मेल है और संधि वर्णों का मेल है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल और समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण, उसको छोटा करना, संक्षिप्त करना समास का कार्य है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता, नहीं बदलता, वो रूप वैसा ही रहता है जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय। और यहाँ पर देखिए कि समास में बने शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित भी रह सकता है, उसी प्रकार भी रहेगा, और परिवर्तित भी हो सकता है, बदल भी सकता है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव, यहाँ पर इसका रूप परिवर्तित हो गया है। संधिस्थ शब्दों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। संधिस्थ अर्थात जिनमें संधि हुई है, ऐसे शब्दों को तोड़ने की क्रिया, ऐसे शब्दों को तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है और समस्त पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संधि वर्णों का मेल है, इसका शाब्दिक अर्थ मेल है, इसके मूल अर्थ में परिवर्तित नहीं होता और इसके तोड़ने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। जबकि समास शब्दों का मेल है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण है, समास में बने शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित भी रह सकता है और परिवर्तित भी हो सकता है, और इसके तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। कुछ समास ऐसे हैं जिनमें समानता पाई जाती है, उनके समस्त पद समान होते हैं, परंतु किस प्रकार उनमें अंतर स्पष्ट किया जाए, आइए देखते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुव्रीहि की क्या पहचान है कि बहुव्रीहि जिस समस्त पद में न पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान हो, अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो और विग्रह के अंत में वाला जिसका आदि आते हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कमल नयन जैसे हमने शब्द लिया, तो ये कमल नयन कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आ सकता है और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी। किस प्रकार दोनों में अंतर रखा जाए? कमल नयन समस्त पद का विग्रह कमल के समान नयन यदि लिखा जाता है तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, और कमल नयन का विग्रह यदि लिखा जाए कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण, तो यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ है बच्चों कि आप जिस समस्त पद का विग्रह कर रहे हैं और जिस रूप में विग्रह कर रहे हैं उसी के समास का नाम लिखेंगे। अगर आपने लिखा कमल के समान नयन और इसका समास का नाम लिख दिया बहुव्रीहि, तो यह गलत होगा। इसी प्रकार कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण
का आपने विग्रह किया और यदि कर्मधारय समास इसके साथ लिख दिया तो भी यह स्थिति गलत मानी जाएगी। इसलिए ध्यान यह रखना है कि जिस विग्रह रूप को आप विग्रह के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं उसी के समास का नाम लिखेंगे। आइए देखिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास है। अब यही नीलकंठ समस्त पद अगर हम विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार मृगलोचन, मृग के समान लोचन, कर्मधारय समास है। और मृग जैसे लोचन हैं जिसके अर्थात स्त्री विशेष, ऐसी स्थिति होने पर बहुव्रीहि समास आएगा। आइए देखते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। द्विगु समास हमने पढ़ा था कि क्या पहचान है द्विगु की, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध करा रहा है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और बहुव्रीहि जहां न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, अपितु किसी अन्य पद की, किसी तीसरे अन्य पद की विशेषता होगी, वो प्रधान होगा और विग्रह के अंत में वाला जिसके जिसका आदि आते हो वो बहुव्रीहि है। तो द्विगु और बहुव्रीहि में जब आपको अंतर करना है, तिरंगा तीन रंगों का समाहार, अब तीन ती आने के कारण ये द्विगु समास के अंतर्गत भी आता है, संख्यावाची है। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे यहाँ पर, तीन रंगों का समाहार द्विगु समास। फिर तिरंगा यदि दिया जाए समस्त पद के रूप में और आप इसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह रूप होगा तीन रंगों वाला, अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज, बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार एक अन्य समस्त पद देखते हैं, त्रिफला। त्रि अर्थात तीन, तीन फलों का समाहार यदि हम लिखते हैं तो द्विगु समास है। तीन हैं फल जिसमें, अर्थात औषधि विशेष, तो यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। फिर चार पाई, चार पैरों का समाहार द्विगु समास, और चार हैं पाए जिसके, अर्थात चार पाई, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ भी ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि आप जिसका विग्रह कर रहे हैं, जिस रूप में विग्रह कर रहे हैं, उसी समास का नाम लिखेंगे। यदि आपने विग्रह किया तीन रंगों का समाहार और लिख दिया बहुव्रीहि समास, तो यह स्थिति गलत होगी। और इसी प्रकार तीन रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज आप द्विगु समास लिखेंगे तो भी वह स्थिति गलत होगी। तो जिसका विग्रह कर रहे हैं उसी समास का आप नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार ये विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो आज हमने समास के विषय में जाना। समास शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से बनने वाली, नए शब्द बनाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। इसके 6 भेद हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इन समासों के विषय में जानते हुए आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से प्रयोग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न में जैसे शब्द दिया गया, समस्त पद दिया गया है जल थल, इसका विग्रह रूप हमने लिखा जल और थल। किस प्रकार का समास है ये, साथ में नाम लिखेंगे। जल और थल द्वंद्व समास। इसी प्रकार माल गाड़ी, इसका विग्रह होगा माल के लिए गाड़ी और इसका समास है तत्पुरुष समास। शताब्दी, समस्त पद का विग्रह हमने किया शत यानी 100, अब्दों अर्थात वर्षों का समाहार। तो समाहार का
बताने वाला कौन सा समास है हमारा? द्विगु समास। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल। आप देख रहे हैं कि यहाँ इस समस्त पद का विग्रह करने पर के विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये विभक्ति चिन्ह पहचान कराता है कि ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला देखिए, प्रतिदिन। इसका विग्रह रूप होगा दिन दिन, और यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है, तो पुनरुक्ति के कारण कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। यहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग हो रहा है। के लिए पहचान कराता है कि ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला है महाराज। महान है जो राजा। है जो हम किस में प्रयोग करते हैं? कर्मधारय समास। इसी प्रकार घन श्याम, घन के समान श्याम या काला, कर्मधारय समास। तो देखा आपने, इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसमें समस्त पद दिया होगा, जैसे जल थल, मालगाड़ी, शताब्दी, प्रसंगानुकूल, प्रतिदिन, डाकगाड़ी, महाराज, घनश्याम, और आपको इसका विग्रह रूप लिखना होगा। इसके साथ ही आपको समास का नाम भी लिखना है। इसी प्रकार एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। यहाँ विग्रह रूप दिए हैं, इनका हमें समस्त पद बनाना है, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और अब इसका समास का नाम लिखेंगे। जैसे हानि और लाभ, इसका समस्त पद होगा हानि लाभ, और ये किसकी पहचान करा रहा है? और शब्द हमें पहचान कराता है कि ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बिना खटक यानी परेशानी के, बेखटके, अव्ययी भाव समास। सम्मान को प्राप्त, इसका समस्त पद होगा सम्मान प्राप्त। इस समस्त पद को बनाने में यहाँ पर किसका लोप हुआ है? को का। इस को विभक्ति का लोप हुआ है, और विभक्ति के कारण हमें पहचान होती है कि ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसी प्रकार रसोई के लिए घर, समस्त पद बनाने पर हुआ रसोई घर। यहाँ के लिए विभक्ति का लोप हो गया, और इस कारण ये है तत्पुरुष समास। लोक की सभा, समस्त पद बनाने पर शब्द बना लोकसभा। यहाँ की विभक्ति का लोप हो गया, जिसके कारण बना तत्पुरुष समास। महान है जो देव, महादेव। है जो शब्द के प्रयोग से हमें स्पष्ट होता है कि ये कर्मधारय समास है। साथ ही यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध भी बताया जा रहा है। नवरत्नों का समाहार, नवरत्न, नव यानी 9, और समाहार से स्पष्ट होता है कि ये कौन सा समास है? द्विगु समास।
इसी प्रकार चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, यहाँ ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, अपितु किसी अन्य विशेष की ओर संकेत कर रहा है, विष्णु की ओर प्रधानता बता रहा है। इसी कारण चक्रधर इसका समस्त पद बनाने पर इसका समास है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार आपने जाना कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं और किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है इनके उत्तर देते हुए।